बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठक की दूसरी नशिस्त। मेरा गला ख़राब है, लेकिन अफ्तारी के बाद खाना और जो लाहौरी ये खाते हैं तो फिर गले खराब हो जाते नहीं गले ख़राब नहीं दे, फिर खुमारी चढ़ जाती है। और इस खुमारी में ये समझ नहीं आ रही। नहीं, पहले सईद चोई साहब आए हुए हैं। सईद चोई साहब मेहमान खुसूसी हैं आज की नशिस्त के। और सर तुम साढ़े नाल नाराज़ हो? नहीं नाराज क्यों यार, नहीं टाइम का मसला होंदा। चलो साढ़े वास्ते टाइम नहीं होता। साढ़े वास्ते टाइम नहीं ਹੁੰਦਾ। अच्छा मुद्दे पे आ जी। कुछ लोगों ਦਾ ਘੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਸਲਾ। एक घड़ी का तुसी तो भाईंदे के सामने बैठे। अच्छा सर पहले मैंने गल दसो, इससे पहले कि हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें कि ख़बरें क्या हैं, मामलात क्या हैं। ख़बरें वैसे ऐसा सच कोई नहीं है, एक ही ख़बर है पिछले 4 साल से पाकिस्तान में, बल्कि उस तो भी अच्छे। और वो भी क्या खबर है, बेखबरी है। हाँ, लेकिन एक और कप्तान भी तो आ रहा है ना, बड़ी खबर है। शाहिद आफरीदी साहब ने कहा है कि मेरा दिल करता है कि मैं सियासत करूँ। अच्छा दिल चाहता है सियासत करूँ, करनी चाहिए। हाँ लेकिन हाँ करनी चाहिए, लेकिन अब उनका मसला और है ना, क्या उनसे हमारे जैसे भी डर जाते कि हाँ, और पीटीआई वाले अलग से उनको बेचारे के पीछे पड़े हुए। हाँ वो उन्होंने लगता है कि साड़ी चाइना की कापी तैयार हो रही। अच्छा सर जी, वो आपके कॉलमों में क्या इशू चल रहा है आजकल? वो क्या किस्सा है? वो हबीब अकरम साहब, वो मेरे दोस्त हैं, और एक बात तो ये है वो कहते ने मेरी बेइज्जती कर रहे ने कॉलमों दे विच। ऐसा मुमकिन है। बेइज्जती कर रहे हैं ना सर। अच्छा वो कह रहे ने आपको बाबर होता है? हैं? आपको बाबर? मैं अल्लाह की कसम पड़ेगी। जिसको महसूस हो वो बता सकता है। नहीं नहीं, वो सर ऊंची आवाज नाल कह दो कि कर रहे ने, हो रही है। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो होता है ना प्यार, नदीम चांदपुरी की ना है उस्ताद कायम चांदपुरी। वो भी सब कहते ने मैंने अल्लाह की कसम नहीं पता। नहीं तुसी उन्होंने किताब लेके आए हो ना, उस्ताद चांदपुरी दी सस्ती किताब लेके आए हैं आप। 5 वॉल्यूम हैं उनके। हाँ। 5 दीवान हैं। यार वैसे अजीब बात है, किसी से पूछ ले यार मैंने नहीं, मैं भी नहीं अब मैं क्या अर्ज कर सकता नहीं, वो असातिज़ा में से हैं भाई। वो मीर के हम असर हैं। अच्छा वो फिर तो हमें रफ़ी सौदा के शागिर्द हैं, मुस्तफ़ी के हम उम्र। उस्ताद किसके हैं? अच्छा आपका दौर खैर क्या दौर है, इसको कहते हैं साकिया सागर समार अख्तर चले, ये है इनका दौर। नहीं अब इसके में क्या बात नहीं, करूं? अगर किसी को किसी शख्सियत के बारे में, किसी शायर के तो बारे भाई में बता पता दो। ना हो, वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता उनके बारे में, तो आप उनको बताएं, तो आप उसके आगे से वो शुरू कर देते तज़हीक। प्रोड्यूसर साहब जरा हबीब साहब की शक्ल दिखा दो एक बारी दिखा दो आगे से आप तज़हीक दिखा दो। यार तुम्हें मेरा सिर्फ एक माइक फड़ाओ सर, उधर माइक फड़ाओ। मेरा सिर्फ एक एतराज़ है कि इतने सहाफ़ी बैठे हैं। हाँ। आप इंटरनेट पे भी जाए तो कायम चांदपुरी का पता करने की कोशिश करें तो उसका पता ही नहीं चलता, ना ज़माने का ना किसी और चीज़ का। अब जिस चीज़ का सिर्फ वजाहत साहब को पता है, वो किस तरह बड़ा शायर हो सकता है, बड़ी शख्सियत हो सकता है। अब मामला जो है आप जाने और वजाहत साहब जाने। एक मिनट, ये जज साहब बैठे हैं, ये बिल्कुल साथ जज साहब। सर जज साहब आपको पता है, फैसला कर दे। फैसला जज साहब दोनों फरीकों को सुने बगैर। अरे नहीं, आप पहले बोले फिर जज साहब से फैसला नहीं, आप चांदपुरी के बारे में थोड़ा सा बता देते, लेकिन आपने तो उनकी मशहूरी शुरू कर दी जनाब। वैसे हमारी अदलिया फैसले कर सकती है, इस तरह के माजी में बहुत सारी मिसालें मौजूद है। एक फैसला और सही नहीं वो उन्होंने फैसले भी ठीक कीते। वो एक असूल है कि दोनों पार्टीज को सुन लेना चाहिए। नहीं वैसे ਅੱਜ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ਦੇ जज ने एक उन्होंने दूजी पार्टी ने सुने बगैर, नोटिस किए बगैर ना ऑर्डर कर दिता। वो जो साहब को, वो सरकारी अफसर थे ना, वो पाँव के नीचे आते। और खुशखबरी वाली अच्छी बात ये है कि सहाफ़ी के हक में किया है। ये सहाफ़ी के हक में भी अगर किया है तो सहाफ़ी को खुद सोचना चाहिए। लेकिन तुम कायम चांदपुरी थे हो? कायम चांदपुरी सर 1723 की पैदाइश है। अच्छा। 1793 की वफात है। ठीक है। 18वीं सदी के शायर हैं। ठीक है। वो मीर तकी मीर के सारा प्रोग्राम कायमपुरी लैके कायमपुरी का कोई शेर तो सुना दो। कोई शेर सुना दो। कोई ऐसे 2-4 शेर थोनू भी नहीं याद? क्यों, मुझे नहीं याद होंगे। हाँ तो सुनाओ ना यार। है खज़ां भी सुराग में गुल के, याद नहीं है आपको? बुए गुल है बुए कुएं, इसलिए आपको याद नहीं। का मैं क्या कर सकता? अच्छा नहीं पहले शेर सुन लेना यार सर। हो गया। बात ये है कि आप खुद देख लीजिएगा भाई हबीब अकरम के साथ, एक सूर्य के हबीब अकरम तो खैर दोस्त है ना। हाँ। यार हम तो दुश्मन के साथ भी यही सलूक करते हैं जो इनके साथ किया है। भाई नूरुल्लाह हुए तुम दोस्त, जिसके दुश्मन उसका आसमान क्यों हो?
जज साहब फैसला दे दो तुसी। मैं गवाही वजाहत साहब को देने लगा हूं सर, हबीब साहब के खिलाफ गवाही देने लगा हूं। ओके। मैंने विकिपीडिया खोला है सर, यहाँ पे उनका आ गया है जी, कायम चांदपुरी सन 1722। 1722 अब अपना बिजनौर ज़िला है, रामपुर और भारत, टांडा और में रहे, नीचे लिखा हुआ है रहे, पेशा शायर। जज साहब को दे। जज साहब फैसला सुना दे। वैसे मुझे वही आ उनका गई। आज ही पता चला है लेकिन माफ क्योंकि वजाहत साहब कहते हैं तो अच्छे शायर होंगे। ये चुके वजाहत साहब कहते हैं तो अच्छे शायर होंगे। ये चुके जज अगर हैं। वजाहत साहब किसी को पसंद करते हैं ना, वजाहत मसूद एक बहुत बड़ा नाम है, वो अगर किसी को पसंद करेंगे तो वो अच्छा नाम होगा, अच्छे शायर होंगे। ए वैसे तुसी ਜਿਹੜਾ फैसला ਦਿੱਤਾ है ना, ये मैनू उमरता बंदयाल साहब याद आ गए ने वैसे माफ करना। अच्छा नहीं, इसमें फैसले में जस्टिस उन्हें किया। अच्छा, हालांकि ये काम एक और भी हो सकता था कि आप उस शायर का नोटिस इशू करके उसको वारंट जारी कर दें, जैसे आज अदालत में हुआ है। अच्छा जी, ये जो बात आप कह रहे हैं ना, मैं हकीकत एक वाक़या आपको बयान करने लगा हूँ। हमारे पाकिस्तान अखबार में एक कालम छप गया, मजहबी कालम होता था, उसमें कुछ वो जो शिबली नमानी साहब और ठीक है ना अल्फा, उससे ना वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी सीरत नबी जो है उससे वो हो गई, छप गई। तो वो जो सईद बुखारी साहब से, सईद बुखारी भी था प्रिंटर पब्लिशर, और उनके नाम फिर वो जो कालम का हेड था उसका नाम जो उस एडिटोरियल पेज का, और फिर पुलिस वाले आगे बकायदा उन्होंने कहा जनाब ये शिबली नमानी पहले सन फड़ाओ ना कौन है। इससे आगे का किस्सा मुझसे सुने। अच्छा लेकिन मैं एक ना टोटे आजकल मैं शुरू कीते ने ਉਹਦੇ ਚ ना व्लॉग्स, एक टोटा मैं ਤੁਹਾਡਾ भी सुनाना है। हाँ भाई, उसके बाद ये हुआ कि जब उन्होंने कहा ना कि शिबली नुमानी कहाँ रहता है, हाँ। उनका जी वो मुन्नू भाई के घर में छुपे हुए हैं। अच्छा ये हुआ। अच्छा मुन्नू भाई साहब के यहाँ में पहुँच गए 374 हाँ। रिवाज गार्ड। इजाज़ भाभी बाहर आई, मुन्नू भाई को भेजे, वो आ गए। अब मुन्नू भाई समझ गए मामला, कहते हैं थे तो यहीं, नाश्ता मेरे साथ ही किया है, अच्छा लेकिन 12 में अहमद राही के पास गए। क्योंकि जो गालियाँ मुन्नू भाई खुद नहीं ले सकते थे वो अहमद वो अहमद राही ने दी फिर पुलिस वालों को। अच्छा जी, ये तो हो गया ना। अब आ जाते हैं ज़रा हार्ड कोर इशूज़ की तरफ। हार्ड कोर इशू जो है वो ख़त बने हुए हैं, तो उन खतूत के ऊपर चूँकि हमारी पहली बैठक के बाद हेयरिंग हो गई थी, पहले हुआ कि कमीशन बनेगा, वज़ीर आज़म से मुलाकात हो गई पिछले, हाँ अच्छा, तो फिर उसके बाद हेयरिंग हुई फुल कोर्ट। उस हेयरिंग के ऊपर मैं, अगर आप इजाज़त दें, साथ वो खत भी आ गए, वो तमकी वाले, जो दूसरे वाले हैं जो हाँ एंथ्राक्स वाले, एंथ्राक्स वाले, वज़ीर साहब ने जो बात की थी कि समन किया है, तो उसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म को तलब किया। हाँ वो तो यार सीधी सीधी बात है, वो तलब किया था। तलब किया था वो। नहीं कहा। नहीं 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 नहीं, ये बात उन्होंने की है। आमतौर पे इमरान शफकत साहब मेरे साथ रिपोर्टिंग करते रहे, कोर्ट की रिपोर्टिंग। कोर्ट में ऐसे होता है, जैसे जरदारी साहब वाला केस था, उसमें भी उन्हें जगह हम तवक्को करते हैं, अदालत वो हुक्म नहीं देते वज़ीर आज़म को। उनका जी हम वज़ीर आज़म को बुला नहीं सकते थे उस तरह, लेकिन है हमारे कहने भी आए। हाँ, मुलाकात का जो मुलाकात वो तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब नहीं वो उन्होंने कहा, सुन लो, उन्होंने कहा ये हेयरिंग में कि हम वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना है, हम उसको तलब नहीं कर सकते, अगर वज़ीर आज़म को तलब करेंगे तो सेक्रेटरी आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली उन्होंने कहा था। तो हमने उनसे बेसिकली मुलाकात करने का इरादा किया, डिज़ायर। अच्छा चौधरी साहब, वो जो हेयरिंग है वो 29 अप्रैल तक गई है। 29 अप्रैल है, इतनी लंबी क्यों? ये देखे ना लंबी, पहले तो आप देखे ना खाता आए कहाँ से, किसने लिखे, कौन जज हैं, ये भी देखने वाली चीज़ है ना। वो तो बुला के पूछो, ठीक है ना, वो 6 जजों को बुलाया ना। अब जो मुझे प्रोसीडिंग से समझ आई है, नज़र आई है कि ये बस एवं किसी को दबाव में लाने के लिए या इशू बनाने के लिए या क्या मसला हुआ 6 खतों का, और अदालत भी इसी तरह का कुछ सोच रही है कि कोई एमरजेंसी नहीं है कि यार कि जे तो हुनी जनाब सैकटरी भी बुला लो, फलाने नूं कंन तो बुला लो, जज्जां नूं भी बुला लो, ये कर लो। अब जिन 6 जज साहबान ने ख़त लिखे हैं, 2 जज हैं उन्होंने नहीं लिखे, चीफ जस्टिस साहब जो हैं वहाँ के
आमर फारूक साहब और गुल हसन औरंगजेब औरंगजेब साहब साहब उन्होंने नहीं लिखे। गुल हसन औरंगजेब साहब थोड़े से है ना, उनका जो मैं जानता हूँ बड़े समझदार किस्म के ना, वो जो भी करें वो थोड़ा सा वो एक होश का जो है ना वो दामन, वो नहीं जानते, वो जज्बाती नहीं होते। जज्बाती उस तरह नहीं होते। जो फैसले जो करने हैं उन्होंने वही करने हैं। ये जो 6 जज साहबान हैं इनमें से जो इनको लीड कर रहे हैं, जो सीनियर मोस्ट जज हैं, जो सीनियर पुनी जज हैं, जिन्होंने बाद में चीफ जस्टिस बने, वो है मोहसिन अख्तर कियानी साहब। अब मसला ये है कि 100 जजों के खिलाफ रेफरेंस बड़े हुए हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और वो सारे जो हैं वो ओपिनियन के लिए भेजे जा चुके हैं जज साहबान को, और एक रेफरेंस इनके खिलाफ भी है। मोहसिन अख्तर कियानी वो जो कहते हैं मेरे जनाब ब्रदर इन लॉ को उठा लिया, हाँ, वो वाला, वो जो ब्रदर इन लॉ साहब प्रॉपर्टी का काम करते हैं, अच्छा, ये भी एक इशू है, ये भी मसला है। वहाँ उनके वो उनकी जो हाउसिंग सोसाइटी है उसमें इनके 18% शेयर्स हैं, जो इल्ज़ामात हैं। इल्ज़ामात। और दूसरी बात ये है कि ये नहीं, एक जज के शेयर नहीं हो सकते। वो बिजनेस नहीं कर सकता ना जज बिजनेस नहीं, जज के वो लिखा होता है जज बिजनेस नहीं करते हैं। पहला जो रेफरेंस पाकिस्तान में आया था किसी जज के खिलाफ, जैसे शौकत 1960 वाला, नहीं शौकत जो ये बिजनेस करते थे, ये फाल्कन असलही वाली दुकान नहीं है ये जो हमारे यहाँ माल पे क्या नाम है वो वाले, उनके साथ वहाँ उनका वो बिजनेस कर रहे थे अपने भाई के साथ, बाहर से वैसे मंगवाते थे अलहदा पुर्जे असेंबल करते और असेंबल नहीं करते थे। असेंबल करते फिर तो ठीक है, वो मंगवाते थे उनको स्पेयर पार्ट करके गड़बड़ करते थे ना जाली यार। काम करते थे। हाँ, टैक्स टूक्स भी जाते थे, बाद में यहाँ असेंबल करके कड़क दे के जोड़ के बना के जनाब हबीब साहब को भेज देते थे, वी करम साहब को, और वी करम साहब बड़े खुश होकर ले जज नहीं नहीं, हबीब साहब ने बंदूकों का शौक नहीं है। जो इमरान रियाज जो भी है, अच्छा नहीं है, यार, बंदूकों का शौक है। अच्छा अब जो जज साहबान जो खत लिखने वाले, यार एक मिनट शिकार करता नहीं, जो जज साहबान जिन्होंने खत लिखा है ना, वो जरदारी साहब उनमें जो मैं एक साहब की बात, बाकी आप अगर मुकदमा निकालें ना तो 16 मुकदमा एक के पास लगे हैं जनाब, 7 का फैसला हुआ सारे इमरान के हक में, 1 का फैसला खिलाफ, बाकी पेंडिंग, सबका रिकॉर्ड इसी तरह का है। ठीक है। जो 6 जज साहबान और मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं, आपको याद है कि टैरियान केस था, हाँ, एक साहब मेरे ख्याल साजिद साहब, साजिद आम शहरी, उन्होंने नहीं, उनके वकील बड़े सीनियर वकील थे, उनके जो उनके वकील है बैरिस्टर हैं चौधरी। अच्छा जो, हाँ ठीक है, उन्होंने ना वो 3 जज थे, वो इस बैठक में भी आ चुके हैं। ठीक है, 3 जज थे, आमर साहब चीफ जस्टिस, आमर फारूक साहब, कियानी साहब और अरबाब मोहम्मद ताहर साहब। ठीक है। फैसला हो गया महफूज। फैसला महफूज होता है जनाब मेरा ख्याल है कि 30 मार्च को। उसके बाद इस मौजू पे महफूज होता है कि जनाब ये टैरियान जो है, ये वाला केस जो है ये चल सकता है या नहीं, काबिल समात है या नहीं, एडमिट करना है या इसको इब्तदाई समात पे अड़ा देना है, इस मौजू पे था। आमर साहब ने अपना नोट लिखा, मेरा ख्याल है 18 अप्रैल, डेट आगे पीछे हो सकती है, उन्होंने लिख के ना अपना नोट इनको भेज दिया। उन्होंने कहा जी मेरे ख्याल में ये काबिल समात है, एडमिट होना चाहिए। इन दोनों जजों ने किया इख्तलाफ, और जनाब मामला चलते चलते चले गया मई में। 2 मई को एक ख़त लिखते हैं कियानी साहब, फैसला महफूज है रजिस्ट्रार को कि जनाब ये जो है हमने इख्तलाफ किया है और ये ना इसकी डेट काज लिस्ट जारी करें। वो नहीं जारी, वो कर नहीं सकता, वो तो चीफ जस्टिस ने करना है। वो काज लिस्ट जारी थे फ़लाँ तारीख को फ़लाँ केस का फैसला सुनाया जाएगा। उन्हें 9 को गिरफ्तार होते हैं इमरान खान, पूरे मुल्क में आग लगी हुई है। 9 मई 2023 की बात करो, पूरे मुल्क में आग लगी हुई है और लग रहा है पता नहीं क्या इनकलाब आ गया या क्या हो गया, अंदर खाते क्या हो गया, अदलिया उसके साथ है या अदलिया उसके खिलाफ है। और फिर जो ऊपर गो टू सी यू वाले सारे मामला, 9 तारीख को जब पूरे मुल्क में इंतशार की फ़िज़ा है, मोहसिन अख्तर कियानी साहब रजिस्ट्रार को ख़त लिखते हैं, नोट लिखते हैं, लीगल नो, वो उनका ओपिनियन जो भी होता है तरीक़ाकार, कि जनाब ये केस आज ही वेबसाइट पे जारी कर दिया जाए। 9 मई को मेरा और अरबाब मोहम्मद ताहर का जो नोट है वो जारी कर दिया जाए। वो बेचारा नहीं कर सका। 10 तारीख को कह लें कि आप कान से पकड़ के वेबसाइट पे चढ़वा दिया, फैसला अनाउंस नहीं हुआ अभी। ये देखे ये जो वो इतनी क्या जल्दी थी, ऐसी क्या आग लगी हुई थी। वो साजिद की 209 के तहत दरखास्त ना पा दे, नहीं सुना वो पाएगा, अच्छा मैंने पता लग गया कि बंदा कम हो रहा होते सारा। अच्छा वो जो इस केस में आना है ये मामला, इस केस में, अच्छा फिर वो बाकायदा
जो तर्जमान है वो वेबसाइट से हटा लिया गया फैसला, और तमाम लोग परेशान हो गया। ये वेबसाइट पे भी चढ़ा हुआ था, अभी हट गया, टीवी चैनल पे चल गया जनाब वो दरखास्त मुस्तरद तैयारी आने वाली। हालांकि फिर वो प्रेस रिलीज जारी है, उसमें लिखा हुआ है कि जनाब ये जिन 2 जजों की राय जो है ये गैर कानूनी तौर पर चली है, ये कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हुई है, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, ज़िम्मेदारों को सजा दी जाएगी, और फिर वो उठा लिया और फिर वो बेंच तोड़ दिया चीफ जस्टिस ने। अब यहाँ भी एक अजीब मसला है, बेंच कैसे तोड़ दिया? वो फैसला महफूज है, उन्होंने एक नया बेंच बना दिया। वो बेंच तो नया बनाया जा सकता नई समात के लिए, लेकिन वो जब उन्होंने भी फैसला ही नहीं अनाउंस किया, यानी दोनों तरफ बेज़ाब्तगी है उसी तरह का, यानी वो जज साहब, अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब के साथ जो 3 जज हैं, मैं कल ही गल करी जा रहे हैं, चलो मुकम्मल कर लो ना। अब 3 जज हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि जनाब इनके एक घर के घर जनाब लगी हुई थी लाइटें। अब जज तो वहाँ रहता नहीं था मेरी इतलाह के मुताबिक, अभी तो वहाँ जज ने शिफ्ट होना था मौसम गर्मा की छुट्टियों में, ठीक, वो पहले वाले जज के घर में लगा होगा। हाँ बत्तियां दे विच कहंदे जी ਅਸੀਂ ਉਹ कैमरे लगे ਸੀ खुफिया फड़ ले ਉਹਦਾ रहे, ਮੁਕੱਦਮਾ एक ਵੀ बेडरूम वाले यूएसबी मिली, यूएसबी वो कहाँ पे है, वो मुकदमा कहाँ पे दर्ज हुआ है। दूसरा जनाब मेरे ब्रदर ला को उठा लिया, वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब, और तीसरे हैं जनाब अरबाब मोहम्मद ताहर साहब, जनाब पता नहीं बलोचिस्तान या कहाँ गए, जो भी हुआ उनके मेरे रिश्तेदारों के ज़रिए जो सेक्टर, ये तीनों कह रहे हैं कि सेक्टर कमांडर जो है हमारे साथ रब्ता करने की कोशिश करते रहे हैं ISSB के, ISI के, सॉरी ISSB कह दिए, ISI के ये कर, वही अरे उस वक्त आपके पास एक इख्तियार था, वो फिर कहा ना, वो ये यही सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे, 3 जजों ने ये 3 मौके पे ये कहा, मुदोखेल साहब ने कहा, मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हम हाई कोर्ट के मामले में कैसे मुदाखलत कर सकते हैं। जब ये गए हैं ना मिलने के लिए बंदयाल साहब के पास 19 या 18 मई को जब मिलने जाते हैं, तो फिर ये मिलते जाते हैं काजी साहब से भी, सीनियर मोस्ट जज थे। अब बंदयाल साहब ने तो जनाब बुला लिया अपने पास एजाज लहसन को, ना सरदार तारक मसूद को बुलाया, ना काजी साहब को बुलाया। काजी साहब ने जब कोर्ट में भी ये बात की है कि मैंने तो मंसूर अली शाह को बुलाया, मुलाकात जब हो रही है कि उनके साथ वज़ीर-ए-आज़म के साथ, और आप बहरहाल एजाज लहसन साहब भी जा चुके हैं रिज़ाइन करके, पता नहीं क्यों रिज़ाइन करेंगे, 2 नंबरी होगी तो रिज़ाइन किया होगा ना, एम ही था ना रिज़ाइन करके टुट जाता, पता चीफ जस्टिस बनना सी। काजी साहब ने कितनी देर बर्दाश्त किया मामले में। अब वो जो 3 जिन जजों की बात कर रहा हूँ मैं, कि 3 जज हैं जो कहते हैं बराह रास्त बात करेंगे हमारे पास, हमारे साथ रब्ता शाब्ता था। अब वहाँ क्यों नहीं कर रही ये अपने वहाँ, वो हाँ काजी साहब की बात में इधर से उधर निकल गए। काजी साहब के बाद जब गए तो मुझे जो काजी साहब ने रमास दिए वहाँ से ये समझ आई है कि काजी साहब ने इनको कहा है कि यार आपके पास एक इख्तियार है, चुप के रखो काम, तो तीन अदालत करो, फैजाबाद करने वाला मेरी जजमेंट मौजूद है, हाँ चुप के रखो। सुमरो साहब, जजां दे कोल पॉइंट ते है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दे दी है, वो हुण सो मोटो ले सकते अब ले बिल्कुल, पहलों भी लेना ना। लेकिन अब उनके पास जवाब ये होगा क्योंकि अब हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, हाँ। तो अब वो नहीं लेंगे। कोर्ट ने रोका तो नहीं। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ जवाब। लेकिन मुझे सही चौधरी साहब ने जो सवाल था ना वहाँ पे, वो ये कि चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो मैं समझाऊँ कि ये 29 तक लेकर जाने की वजह है कि इन्होंने भी एक तूफान सा खड़ा किया था, उसको उन्होंने मध्यम कर दिया, थमा दिया, डिफ्यूज़ कर दिया। जो एक हमला हो रहा था अदलिया के ऊपर इधर से, वो ख़त के ज़रिए वो डिफ्यूज़ हो गया। लेकिन वो डिफ्यूज़ हो गया, दूसरे जो ख़त आ रहे हैं वो जो केमिकल वाले, हाँ वो असल हमला अदलिया के ऊपर बड़ा हमला हुआ है। आज फिर 5 अपना सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को मजीद खत हुआ यार ये वो जो है लाहौर में भी है। अगर आप देखें जो इंथ्राक्स वाला इशू कब आया था सबसे पहले, मुशर्रफ दौर में 2001 जब ये वो 9/11 हुआ, उसके बाद फिर खत शत जो है आने जाने शुरू हो गए इस तरह, जिसमें इंसराक्स होता था। बल्कि जियो वालों ने कराची में कहा था हमें भी एक मिल गया है, अमरीकी सफारत खाने में मिल गया सारे। ये इंसराक्स वाली जो पार्टी है, ये ख़तों वाली, ये बुनियाद किस जमात ने रखी थी, किस तरफ से आई थी ये बात? सुन, ये जहादियों की तरफ से आई थी ना, जो हमारे जहादी थे उस वक्त उनकी तरफ से आई थी ना। यानी ये आइडिया या जो ये कार्रवाई है सारी, या इंसराक्स तक रसाई या उस तरह। अब एक साहब जो हैं वो कहते हैं ना मैंने 40,000 जो है बंदे अफगान जंग के बाद कहाँ जाएँ वो, मैं पाकिस्तान में ला के बसाने, जिनमें 5-6 हज़ार मिलिटेंट हैं। ये सारे टांडे झांडे जोड़े ना,
लाइक माइंडेड। ठीक है ना, जो खाते आते हैं उन्हीं को आते हैं, जो नहीं, बस मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट को मलिक आते हैं साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आते हैं, लाहौर हाई कोर्ट को आते हैं, पिछली बैठक में मलिक साहब पेशावर हाई कोर्ट तो बिल्कुल साथ है, अच्छा सर मैं ਤੁਸੀਂ वहाँ नहीं जा रहे। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ मेरा इशारा जिस तरफ है मैं उसी तरफ, मैं दिल्ली की तरफ बात कर रहा इशारा क्या सीधी बात हमारे हाँ सर ये ख़तों का जो मामला चल रहा है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक काम तो 29 अप्रैल तक डाल दिया कि जी कार्रवाई की जाएगी। उससे पहले ये जज साहब तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि जज साहब ने या जज साहिबान ने जो करना था वो कर चुके, ये यहीं तक काम करना था। क्योंकि इसके बाद जिन्होंने अडॉप्ट किया है, जिन्होंने इसको पूरा प्रोपेगेट किया है, जो पिछली बैठक में बात कर रहे थे प्रोपेगेंडा का जिक्र, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें भी रहता है, अभी तो मैंने वो भी करना है। तो ये उन्होंने जिन्होंने इसको यूज़ किया है बाकायदा तौर पे प्रोपेगेंडा किया है और इस्तेमाल किया है। अभी ये जो दूसरे खत जहरीले खतों वाला मामला है, इसको प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो ये प्रोपेगेंडा यूज़ करने वाले जो हैं अभी 24 वाली जगह बेसिकली वही इसके पीछे हैं। जब इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, मामला वहाँ तक जाएगा, वही इसके पीछे आएंगे क्योंकि उन्होंने हर मामले को इसी तरह यूज़ किया। अब वो लियाकत चट्टा साहब पे चले जाएं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अभी किसी को याद है? बिल्कुल। लेकिन वो लियाकत चट्टा साहब है किथे ने? लेकिन सब को यूज़ तो कर लिया गया ना। तहरीक इंसाफ ने जो बयानिया बनाया वो कल्ट ने यूज़ किया, वो सारा पूरी बात तो सुन लेने देना, आप सुन लिया करें सर। आपकी बारी आने वाली है। अब हुकूमत चट्टा साहब कहीं भी अब हुकूमत ना समझ में नहीं, मैं धमकी सर, ये कहा कि भी आपकी बारी भी आएगी, आपने आपके बात सर करने के बाद बिल्कुल सर। अब चट्टा साहब का कोई नाम नहीं ले रहा, लेकिन तहरीक इंसाफ ने उसे यूज़ कर लिया। जजों के मामले को तहरीक इंसाफ ने यूज़ कर लिया और इन सब का टारगेट कौन था? काजी फायज़ ईसा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा टारगेट है। और आज भी दबाव में लाना, लेकिन काजी साहब ना पहले दबाव में आए थे ना अभी दबाव में आए हैं और लग रहा है कि वो दबाव में नहीं आएंगे। ये सारे का सारा मामला जो जब रिवर्स होगा तो वो जनाब पीटीआई की तरफ ही जाएगा। और पिछली बैठक में मामला रह गया था मुलाकात का, अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात। वैसे उसके बाद वजाहत भी आ गई। अब तो पहले वो कहा था ना रऊफ हसन साहब ने कि जी वो शायद मुलाकात हुई है या नहीं हुई, नहीं गंडापुर नहीं गए थे। अब तो वो बैरिस्टर सैफ साहब ने बाकायदा एडमिट कर लिया कि जी गंडापुर भी गए थे और पूरी कबीना गई थी। हाँ, अफ्तार डिनर पे गए थे, लेकिन सवाल ये है कि यार अफ्तार डिनर 11 बजे रात को होता है या 12 बजे होता है? नहीं, लंबा तो चल सकता। ब्रीफिंग थी अफ्तारी और चीज़ है अच्छा, उसको छुपाना जरूरी है सर? अच्छा सर, बात ये है क्या उसको छुपाना जरूरी है? छुपाया वो जाता है जो गुनाह हो या जुर्म हो या चोरी हो। अगर आज हुई ना एपेक्स कमेटी की मीटिंग, क्या मरियम नवाज की ये जो मीटिंग हुई वो सबके पास गई, फुटेज बताया गया, ब्रीफिंग हुई, सब कुछ हुआ। अगर उसमें कुछ छुपाने वाला नहीं था, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं किया, उन्होंने खुद एडमिट किया। सर ये देखें ना, ये खुद एडमिट किया ना सर, ये हमारी कमजोरी है कि हम उस खबर को नहीं प्रूव कर सके जो वो गए थे। ये तो साफियों की जिम्मेदारी है ना कि खबर को निकाल के लेके आते। जब आ गई तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम गए थे। देखिए कुलसूम नवाज शरीफ साहब सर, कुछ अदारे और हुकूमती अदारे जो ऐसे होते हैं जिससे हमें प्रेस रिलीज आती है, ये फ्रॉड नहीं, हाँ बिल्कुल, उसमें प्रूव नहीं करते, लेकिन वो ISPR की मीटिंग हम प्रूव करते हैं सर, वही खबर आती है जो वो जारी करना चाहते हैं। ये देखें, एक खबर होती है जो मैं लेके आता हूँ सर, मैं बताऊँ बेगम कुलसूम नवाज शरीफ सर, मेरी एक सेकंड, जब साद रफ़ीक के घर पे मखदूम जावेद हाशमी साहब ये फैसला कर रहे थे कि मैंने मुस्लिम लीग नून को छोड़ के पीटीआई ज्वाइन करनी है, बेगम कुलसूम नवाज साहबा एक काली ब्लैक प्राउडो में वो बैठकर पिछली सीट पर आई थी, इसलिए साफियों से छुप कर आई थी कि कोई मुझे देखे नहीं। लेकिन जब वो खबर आ गई तो उन्होंने एडमिट किया कि मैं गई थी। ये तो हमारी जिम्मेदारी है। देखिए इस वक्त अली अमीन गंडापुर रियासत के एक सतून का वो चीफ मिनिस्टर है। अगर वो कोर कमांडर हाउस गए हैं मुलाकात के लिए तो इसमें कोई ऐसी चीज पता नहीं आप किसको, आप खुद अपनी बात को कॉन्ट्रैडिक्ट कर रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं सर ये हमने खबर, ये साफियों की जिम्मेदारी थी। आप सुन लेना, एक मिनट जरा बात, आप खुद कह रहे हैं कि मरियम नवाज से सवाल हुआ, उन्होंने कहा हम पहले भी गए थे। नहीं सवाल नहीं, उन्होंने खुद एडमिट किया। एग्जैक्टली खुद सुन ले, और ये हम लाहौर सर आप सुन लेना, आप अपनी कमजोरी को छोड़े ना। सहाफ़ी से खबर मिस हो जाती है, छोड़ दें, ठीक है। सहाफ़ी हर टाइम तो सेटेलाइट तो नहीं ना हर टाइम। बात यह है कि जब खबर बाहर आ गई तो उसको बार बार घुमाना, उसके ऊपर तजाद खड़ा करना, तनाज़ा खड़ा करना हमने तो नहीं किया। पहले कहा रऊफ हसन ने कि मुलाकात, पहले कहा मुलाकात हुई नहीं। रऊफ हसन ने कहा कि वज़ीर आला नहीं थे, बाकी थे। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जी वज़ीर आला भी थे, लेकिन इफ्तारी थी। फिर पता चला इफ्तारी नहीं, प्रॉपर मीटिंग थी। देखो मरियम नवाज़ ने जो बात की, आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने कहा हम पहले मिल चुके हुए, ठीक है ना। आपने खबर दी नहीं दी, लेकिन उसने छुपाई नहीं। यहाँ खबर छुपाई जा रही थी। यहाँ खबर को
घुमाया जा रहा था, यानी जैसे जो शकील बात कर रहे हैं ना, कुछ चोरी कर रहे थे क्या? दोनों जानिब की वो स्ट्रेटजी कहते हैं ना, कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। नहीं वो ठीक वो ठीक है। तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें कहा जाता रहा, जब ये खबर आई तो उन्होंने कहा जी इनसे हम क्यों मिलें, ये तो 9 मई वाले हैं, असल में इन्होंने किया था तो इनसे मिलने की जरूरत भी नहीं थी। तो उनको जब ये बात करते रहे और अब कैसे मान रहे हैं? प्रेशर से उन्होंने छुप के मुलाकात अच्छा नहीं, वैसे वो ठीक कह रहे असल हैं, उल्फत मुगल साहब ठीक कह रहे हैं। पीटीआई वालों का ख्याल ये है कि ये तो साफियों का काम था। देखिए कोर कमांडर हाउस में पहले भी तो उन्होंने जाके चीज़ें ढूंढ ली थी ना, वहाँ क्या क्या पड़ी हुई थी, कपड़े तक उठा के ले आए थे। तो खबर तो निकालना उनके ख्याल में बड़ा आसान सा काम है। और स्ट्रॉबेरीज, मोर वगैरह, हाँ, मोर, फल, खाना खाने की चीज़ें, फ्रिज में से चीज़ें, और उनके कपड़े तक कोर कमांडर के उठा के ले आए थे। वो गाड़ी पर खड़े होके, गाड़ी पर नहीं वो मैं आता हूँ यार वही बात आ गई। एक मिनट। अच्छा एक मिनट। दूसरी चीज़ परेशानी नजर आ नहीं अमन अमान ने, मेरा ख्याल ये है कि वो एहतजाज करने के लिए गए थे कोर कमांडर से। वहाँ पे अलीमीन गंडापुर साहब ने और उनकी कैबिनेट ने बड़ा शदीद एहतजाज किया होगा, और उनसे मुझे यकीन है उन्होंने कहा होगा कि आर्मी चीफ और DGISI से इस्तीफ़ा भी मांगे, क्योंकि PTI का मौक़िफ़ है ना ये कि उनके खिलाफ वो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। फॉर्म 47 लाए गए, एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई, तो ज़ाहिर है उनसे ये सारा जवाब मांगा होगा। और 3-4 घंटे मुसलसल वो कहावत जो कहा जाता है ना कि जालिम हुक्मरान की आंखों में आंखें डाल के कलमा हक कहा होगा कि सर माफ़ कर दो प्लीज़, ठीक है। ये यकीनन देखें 3-4 घंटे बैठे हैं वहाँ, उन्होंने शदीद एहतजाज किया होगा, बल्कि बैनर भी उठा के लेकर के होंगे इमरान खान की तस्वीरों वाले, जैसे कौमी असम्बली में लेकर आ गए थे, असम्बली में लाए थे ना। तो मुझे यकीन है वहाँ कोर कमांडर के सामने सब ने निकाल के इमरान खान की तस्वीरें रख दी होंगी। कब्तुल्ला शरीफ में झंडा लेकर गए थे, ऐसे झंडा भी पकड़े। हाँ नहीं मेरी गल सुनो, मसला हाँ ओए जे कोर कमांडर ने कई इमरान खान तस्वीर कर दी थी। अच्छा मसला सिर्फ ये है वो जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ना उनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। वो अपना बयानिया, अपने झूठ को भी बहुत अच्छे, वो था ना कि वो झूठ भी बोले, क्या था शेर, नहीं गोयबल्स नहीं, परवीन शाकिर का जो है, हाँ वो लाजवाब कर देगा, झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। तो वो तो उनको फ़न आता है। मसला ये है कि वो जो डट के खड़ा हुआ है वो असल में डट के लेटा हुआ है कि किसी तरह रिलीफ मिल जाए। अच्छा, वो हर दुश्मन के साथ जिसको वो अपना दुश्मन डिक्लेयर करते हैं, हर उस शख्स और हर उस गिरोह के साथ जिसके खिलाफ वो हक और बातिल की जंग समझ डिक्लेयर करके खड़े हो जाते हैं, उसके जाकर पांव पकड़ लेते हैं। वो जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था वो उनकी पार्टी का सदर है। वो जो मौलाना फजलुर रहमान जो डीजल था, जिसके लिए खड़े होकर नारे लगाते थे, जिसके लिए कहा कि मुझे आर्मी चीफ ने मना किया कि डीजल कहने से, लेकिन मैं बाज नहीं आऊँगा, अब वो मर्द मुजाहिद है, उसके साथ मिलकर जहाद कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह फौज ने सारा कुछ किया, और उसी फौज, मतलब मैं तो कहता हूँ कि उन्हें जाना चाहिए सर, लेकिन एक तो छुप कर नहीं जाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने का मतलब यह है कि वो 2 नंबरी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। उन्हें खुलकर कहना चाहिए था कि हम गए हैं मिलने के लिए। एपेक्स कमेटी का इजलास अगर हो तो उसको छुपाने की जरूरत है, उसकी तो प्रेस रिलीज आती है। PTI वाले चाह रहे हैं कि लोग नहीं था जी, तरला मिंटा मीटिंग थी। मैं गल कर रहा सर, सवाल ये है कि ये ताने तो मेरे तो होते रहेंगे ना कि वो नहीं तेनू है जी, नहीं वो सड़कों पे घसीटना, पेट फाड़ना, वही ना ताने तो। वो वहीं आ गया वहीं पर आ गया। बातें कही गई थी। अभी 30 अक्टूबर 2011 का जलसा नहीं हुआ था, इसलिए आप इतनी दूर ना जाएं। आपकी तारीख इतनी पुरानी नहीं है। सर मैं गुजारिश करेंगे, सवाल ये पैदा होता है, सीरियस क्वेश्चन, कि क्या ये सिस्टम, ये सुन लो सर, क्या ये सिस्टम इमरान खान के बगैर चला सकते हैं आप? देखिए, PTI पाकिस्तान के अवाम की राय के एक सिग्निफिकेंट हिस्से की नुमाइंदगी करती है, लेकिन इमरान खान साहब की सियासत जो है वो जमहूरी नॉर्म्स और टेम्पलेट और वैल्यू फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आती। ठीक है, ये बात मैं आपकी खिदमत में एक से ज़्यादा दफ़े अर्ज़ कर चुका हूँ कि जिन्होंने सियासत करना है, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, जिन्होंने कैबिनेट्स में जाना है, जिन्होंने पार्लियामेंट में बैठना है, उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ को देखना होंगे। उन्हें इमरान खान की ज़ात में जो दिलचस्पी है वो, अगर मैं आपको याद दिला दूँ कि वो पुरानी बातें हो गई ना कि 2013 में जहांगीर तरीन साहब क्या कहा करते थे कि लोग वहाँ उसके पीछे खड़े हैं तो मैं भी खड़ा हूँ। वो हो गए ना, वो जनवरी 2013 था। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे है।
मेरी राय में पीटीआई को एट द एंड ऑफ द डे ये जो खन्नास है ना, ये आज का नहीं है। ये हमारा जो सबसे पहला कौमी इलेक्शन हुआ 70 का, तब से ये किस्सा चल रहा है कि जो अवाम की तायद रखने वाली जमातें हैं उन्हें कमज़ोर करना है। जहाँ अगर पीपल्स पार्टी है तो कयूम खान को पैसे दो, जमात इस्लामी को पैसे दो, वहाँ बशानी को पैसे दो, 1988 पे फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाइए। हमने ये फैसला किया कि पीपल्स पार्टी को उसके कट टू साइज करने के लिए आईजीआई बनाएं। आप मामूल रखते हैं आईजीआई बनाने वाले। फिर जब ये यही तो इमरान खान के साथ मुफाहमत जो हुई है, मिसाक जमहूरियत, जिसको इमरान खान साहब मजाक जमहूरियत कहते थे, जब वो तो तीसरी ताकत, भाई ये जो तीसरी ताकत का खन्नास है, ये बुनियादी, ये हाँ जमहूरी प्रोसेस के अंदर से एक तीसरी सियासी जमात सामने आए, वो एक बिल्कुल और चीज़ है। ये ला के पौधा बाहर से लगाना सिर्फ इसलिए कि हमने अवामी तायद रखने वाली जमातों को मफलूज करना है, वो क्या करेगा? वो सियासी अमल को, जमहूरी अमल की साख खराब करेगा। इमरान खान साहब को उसी की आदत है। लेकिन जो उनके साथ भेजे गए थे, ये जिन काबीना के अरकान की तरफ जो सब भाई इशारा कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर को सियासत में नया नहीं है। गंडापुर फैमिली की 50 साल की 60 साल की हिस्ट्री है वहाँ से, रियासत खान से इलेक्शन लड़ने की और इंतखाबी सियासत की। तो उन्हें तो पता है कि ये प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड क्या करना पड़ता है। वो जाएंगे भी, वो मिलेंगे भी, वो इस सियासी प्रोसेस का हिस्सा भी बनेंगे। वो असम्बली में आके बैठे हैं ना, आज़ाद उम्मीदवार होते हुए भी, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मिलके भी वो पार्लियामेंट में आके बैठे हैं ना, प्रैक्टिकली उन्होंने इस इंतखाब को तस्लीम किया है। तो मैं दोबारा अर्ज़ कर, हाँ इमरान खान साहब सोचें, क्योंकि उनकी सियासत बंद गली में है। ठीक है, उन्हें ये जो कभी वो फोकल पर्सन बनाएंगे, कभी हटाएंगे, कभी कोर कमेटी बनाएंगे, कभी एपेक्स कमेटी बनाएंगे। लेकिन चूँकि उनकी ज़ात का मसला है, एक एक करके वो तमाम लोग जिन्होंने ग्राउंड पे सियासत करनी है वो खान साहब को छोड़ जाएंगे। इस वक्त वो इसलिए नहीं छोड़ रहे, जो बात हमारे भाई शकील फरमा रहे हैं, ठीक, कि उन्हें अवामी रद्द अमल का अंदेशा है। सही। अच्छा, आप इस पे भी बात करना चाह रहे हैं? सर तो फिर देखिए, मैं एक आखिरी तो बात जो करना वजह साहब ने फरमाया कि जो पेट फाड़ने वाली बात थी वो 30 अक्टूबर 2011 के बाद की है। ये मेरे ख्याल में 2013 के इंतखाबी कैंपेन का आगे पीछे था। सर भाटी गेट पे, सर भाटी नहीं तायद कर रहा हूं भाई। हाँ। जो जलसा मीनार पाकिस्तान का हुआ था ना, उस जलसे के बाद मुस्लिम लीग को टेंशन हो गई थी कि हमें भी कोई जलसा करना चाहिए, तो भाटी पे जलसा वो आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ जलसा था। उस वक्त जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे। भाई उसी जलसे में हाँ वही कि पेट फाड़ेंगे। तो ये आप ये सियासत में सारी बातें चलती हैं, कोई एक बात नहीं कि कोई एक बात कर रहा है। दूसरी बात जो चौ साहब ने की है, देखिए जजेस के खिलाफ शिकायत होती रहती हैं, ये रूटीन का हिस्सा है। यानी कि अगर किसी भी साइल को ये लगे कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, या उसको ये लगे कि जो उसका मुखालिफ है उससे कोई फ़ायदा लेके उसके खिलाफ फैसला किया गया है, तो वो कुछ शिकायत नोट भेज सकता है। इसका ये हम नहीं कह सकते कि जजेस की वीडियोज़ नहीं बनती या हमारे यहाँ वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं होती। ऑडियो वीडियोज़ रिकॉर्ड होती हैं, ये तो एक बिल्कुल होती है। आपको नहीं पता? फैक्ट मैं तो क्या नहीं होनी चाहिए सर। देखे रिकॉर्ड पर है। दूसरी बात ये कि जो समझ रहे हैं ना कि काजी फैज़ ईसा साहब के साथ उनको फंसाने की कोशिश है, जो जस्टिस मिनल्ला साहब ने कहा है वो बड़ा डीप वो कह गए हैं कि हम पर दबाव होता है, अदलिया इस्तेमाल होती है, अब भी हो रही है। और क्या कहा, खुला उसके डीप उसके मकसद ये भी हो सकता है, उनका ये भी मकसद हो सकता है कि किसी दबाव के तहत, सर सुने, उनका ये भी मकसद हो सकता है कि किसी दबाव के तहत बल्ले का निशान छीना गया एन वक्त पर। देखिए एक जमात को सर ये भी हो सकता है कि किसी दबाव के तहत खत लिखा गया हो। ये भी हो सकता है कि मुझसे भी उन्होंने पूछा था, मैं उनका चीफ रहा हूँ, कि जनाब ये मसला हो गया तो अब कैसे करें इस मामले से, ठीक है ना। ये भी हो सकता है, ये भी सारी चीज़ें हो सकती हैं ना। और फिर ये भी हो सकता है कि 2000 जो सारा मामला है मई 2023 का है, वो निकलना गर्मियों की छुट्टियाँ, मई जून, वो कैमरा निकलना, और फिर वो जो दूसरा मैंने वो टेरियान केस का वाला दिया, और फिर जो इन्हें बुलाएगा, उन्होंने कहा है कि जब टेरियान केस वाला नोट सामने आया तो हमें फिर ये राब्ते शुरू हो गए जनाब कि हमसे मिलो। एक मिनट, ये मई
2023 का वाकया है, 1 साल तक उनको याद नहीं आया ना, खुद नोटिस लिया उस पर, एक मुलाकात करके बैठ के बंदियाल साहब के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब उनके वीडियोस नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल नहीं बननी चाहिए उनको। वो मेरा ख्याल है कि उनको जो कानून नहीं करना चाहिए। अप्रोच ही नहीं करना चाहिए जो भी है। और फैजाबाद घर में कोई शिफ्ट नहीं फैजाबाद पहले कैमरे लगे हाँ, फैजाबाद धरना, फैजाबाद पहले भी तो कोई जज ही रहता था। वो भी यही कहा मैं भी तो ये कह रहा हूँ, मैं भी जो 3 नाम ले रहे हैं कि 3 हम, उन तीनों में वो बंदा नहीं वहां रहता था। हाँ, ये कह रहे उन 3 मैंने ये कहा था यार। रिकॉर्डिंग होती है, जो रिकॉर्डिंग वगैरह। सर बेसिक जो बात है ना, हम हमारे जज उनके जज में पड़ गए। बुनियादी चीज़ जो है देखिए, तहरीक इंसाफ वाले उन जजों के ख़त को ये समझ के प्रोपेगेट कर रहे हैं कि भाई पीटीआई के मुकदमात में उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है। अच्छा, पीटीआई को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक रिफ्यूज़ल नहीं किया, एक चीज़ उनकी रिजेक्ट नहीं की, हर एक में ज़मानतें भी मिली हैं, सारा कुछ हुआ है। अच्छा, उधर से दूसरी तरफ नून लीग ओ यार सुन तो ले, मैं मई में तो वो भुट्टो सी हुआ, ये मई में हुआ ना, भुट्टो सी हुआ, वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी और कहा कि उस मुकदमे में भी जमानत जो सोचा जाए। ठीक है, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जितना रिलीफ इमरान खान को या पीटीआई को मिला है उतना किसी को नहीं मिला। तो पीटीआई वाले इस पे खुश क्यों हो रहे हैं? हो सकता है चोई साहब आपकी तवज्जो चाहता हूँ। उन्होंने 250 FIR करोगे तो क्या चोई साहब आपकी रिलीफ ही मिलना है यार। उसको जायज करार दिया उसके था। बाद नेक्स्ट डे अच्छा चले, वो आमिर फारूक ने कर दिया, अगले दिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था, फिर वो नया बेंच बना था, मोहसिन अख्तर कियानी और दूसरों ने। कियानी नहीं था उसमें। अच्छा, दूसरे थे, गुलशन और थे। मैं जो आपकी देखिए बात ये है कि जो जज साहबान की शिकायत है टेरियान केस का, तो उन्होंने हवाला दे दिया। जज साहबान पीटीआई को तो रिलीफ पर रिलीफ दे रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो कुछ और दबाव ना आ जाए जज साहबान के ऊपर कि यार हमारे ऊपर सोशल दबाव पड़ रहा है, हमारे ऊपर इमरान खान के हक में फैसले देने के लिए हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है। ये क्यों नहीं सोच रहे आप लोग? मतलब मैंने यही वो नहीं वो जो वाकया बयान कर रहे हैं, जो टेरियान वाला वाकयात बयान कर रहे हैं ना, वो मई 2023 के कर रहे हैं। उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि फला उसके बाद जितना रिलीफ मिला है पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठा के देख लें। साइफर केस 2 बार रिमांड कर दिया गया। क्या हो गया? साइफर केस 2 बार रिमांड हुआ है, 3 बार तोशाखाना रिमांड हुआ है, फैसले की स्टेज पर। नूरुल्लाह साहब, आज जो तारीख हुई, अगर इन्हें प्रेशर आ गया तो फिर तो नहीं पा मेरा ख्याल है सवाल ये था, वाला जो केस है वो तो एक हिस्ट्री है ना। अच्छा चलो सवाल आपका था कि इमरान खान के बगैर भी सिस्टम चल सकता है। इमरान खान के बगैर बिल्कुल नहीं चल सकता, क्योंकि अगर इमरान खान माइनस हो गया तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग हो जाएंगी। ठीक है, फिर जो असल हुक्मरान है, अभी राना सनाउल्लाह साहब ने क्या बताया कि मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी है कि वो वज़ीर दाखिला बन गए। अगर वो कहते कि मैंने वज़ीर आज़म बनना है तो हम क्या करते? ठीक है, चाहे उन्होंने मजाक में कहा हो, चाहे तंज किया हो, लेकिन हालात तो नज़र आते हैं ना हमें। तो मजाक नहीं करते। अच्छा चलें, मैं भी कोई उनके मजाक की बात नहीं कर रहा, मैंने कौन सा उनके ड्रामे देखे हुए हैं। मसला ये है, प्रॉब्लम सिर्फ इतना सा है कि एक सियासी हुकूमत बन चुकी है, एक पार्लियामेंट वजूद में आ चुकी है। क्या वो चीज़ें अपने हाथ में लेने को तैयार हैं? क्या हुकूमत समझती है कि हम हुकूमत हैं, या अभी भी उन्हें लगता है कि बस ठीक है हम तो टेम्प्रेरी लोग बैठे हुए हैं? जो बड़े बड़े वाक़यात हैं, जो पिंडी के कमिश्नर की बात होती है, जो वो हुए थे, बैलेट पेपर जाली छपते हुए पकड़े गए, मतलब वो कोई छोटी सी चीज़ें थी? पूरी दुनिया में बदनामी का बाइस बनना और एक नैरेटिव बनाने वाला जो काम पीटीआई ने किया, हुकूमत सोई पड़ी है कि उस पर कोई पूछता ही नहीं है कि कहाँ है, कौन है वो, कौन लोग थे, कहाँ हैं और वो क्या हुआ है और किसने किया था। इस बात को कितना करसा हमने वो इंतजार करना है इस काम के लिए, और इसके लिए किन लोगों की ज़रूरत है? हुकूमत अगर नहीं अपना काम करेगी तो ये फिर इमरान खान नहीं होगा, कोई और ऐसे कैरेक्टर आ जाएगा, लोगों के हाथ में कोई चीज़ नहीं होगी। अब मैं सिर्फ चाहता हूँ कि इस सवाल का जो बाकी अगर किसी ने बात करनी तो करें, आखिरी सवाल है और इसके बाद कंक्लूड करेंगे। ये पाकिस्तान आने वाले वक्त में, क्योंकि 2 दिन पहले 4 अप्रैल गुजरा, आने वाले वक्त में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिर हम सब कह रहे होंगे कि यार फिर वही कुछ हो गया जो पटोना लो है। अगर हम उसी रास्ते पे चलेंगे तो वही नतीजे बरामद होंगे। भुट्टो साहब वाला मामला क्या था कि अवाम के हक़ हुक्मरानी को गस्ब किया गया था और रीहैब करने के लिए एक वक्फा गुल दिया गया था 72 में। वो तो भुट्टो साहब मार्च में
गुल हसन को और रहीम खां को नहीं निकालते तो वो ये काम जो 77 में हुआ वो बहुत पहले हो चुका होता। तो अगर हम उसी रास्ते पे चलेंगे तो वही नताज बरामद होंगे। अगर हम अपना कोर्स करेक्शन करना चाहते हैं, वो आते हुए कहा था ना नवाज शरीफ साहब ने कि हमें अपना घर ठीक करना चाहिए, उस पर बड़ा रिएक्शन आया था, बड़ा रद्द अमल आया था। इस मुल्क में दो धारे मौजूद हैं, एक जमहूरी है और एक गैर जमहूरी है, लेकिन इस मुल्क को अगर हमने तरक्की देना है, मुस्तहकम रखना है, सलामती किसकी चाहिए, तो फिर एक ही धारा है और वो जमहूरी है। मेरा ख्याल है कंक्लूड करें। क्यों सर कंक्लूड? अभी ये भी कहते हैं ना कि सर अभी 8 फरवरी को भी तो अवाम का हक हुक्मरानी छीना गया ना फॉर्म 47 के जरिए। वो आप इसके लिए वो फिर अगले जुमे पे रख लेते, अगले जुमे पे रख लेते हैं। छीना गया है आपको तो भी फिर गलत सर कहा जाता आपको था, आज इसको कहा जा रहा है। हमेशा जमहूरी लोगों को आप लोगों ने गलत बैठ के कहा है, असी- फिर तारीख ने आके उनको सच्चा साबित फिर किया। फिर किसी काजी फाइल फिर कुत्तों के जो अदाकार हैं उनको गलत कहा अच्छा, जाता है। किसी काजी जो अगले जुमे इसी पे बात करेंगे। चूँकि सईद साहब ने जाना है इसलिए मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। अयूब खान को लीडर, ज़ियाउल हक को लीडर मानते हैं, वो जमहूरी आदमी है। जो अयूब खान को जो अयूब खान को डैडी कहता है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का बानी है। मुशर्रफ का चीफ एजेंट, मुशर्रफ का चीफ एजेंट। अच्छा ठीक है, चले नंदा इट कत फैसला करना मुश्किल हो जाएगा, इट दौड़ है। नहीं मुतक्का, हाँ इट खड़का तो इनका लगा रहेगा। तो इंशाल्लाह अगले जुम्मे फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसी तरह के ही स्यापे होने हैं। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।